हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो हिस्ट्री का ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मौर्य वंश का देख चुके हैं। मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने किया? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य ने ही उन्हें शिक्षा दीक्षा दिया, वो उनके गुरु थे तथा उस बाद में जाकर प्रधानमंत्री बने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जॉनसन ने क्या कहा था? तो सेंड्रोकोटस कहा था। मैं हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट है वो रिवीजन करवा रही, वो मतलब आपको मेमोरी में रिवीजन करवा रहे। सेंड्रोकोटस कहा किसने? विलियम जॉनसन ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने साहगौर अभिलेख लिखवाया था, जिसमें उस टाइम अकाल वहाँ पे पड़ा था, उसका चर्चा है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील बनवाया, जिसकी चर्चा रुमनदेव अभिलेख में है, ये गुजरात में है। ठीक है। उसके बाद क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य है जो सबसे लंबा शासन किया था। उसके बाद इसका बेटा बिंदुसार आया। बिंदुसार 298 ईस्वी में, ये देखिए, बीसी में राजगद्दी संभाला तथा इसका दूसरा नाम अमित्र घाट या शत्रु विनाशक भी है, बिंदुसार का दूसरा नाम। ओके। इसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। ओके। और इसके टाइम सीरिया का नरेश ने अपना राजदूत डायमेस्कस को भेजा था, जिससे बिंदुसार ने मांग किया था मीठी शराब का, अंजीर एंड शिक्षा, मतलब शिक्षक कुमार, दार्शनिक कुमार था, जिसमें से कुशल शिक्षक हो, जिसमें से मीठी शराब दिया, अंजीर दिया, बट शिक्षक नहीं दिया, वो दार्शनिक नहीं दिया। किसने? सीरिया नरेश ने। ओके। इस बिंदुसार ने का बेटा ही था अशोक, जिसने जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ के विद्रोह को शांत किया और जम्मू कश्मीर का स्थापना किया। उस टाइम अवंती का राजा, जो अशोक उस टाइम अवंती का राजा था, अवंती था ना, वहाँ का राजा था। ओके। फिर अशोक, अब अशोक पे आ जाते हैं। अशोक का राज्य कब हुआ? 259 वीसी में हुआ। इसके 8वें बरस ही ये कलिंग पर आक्रमण किया, यानी 261 वीसी में। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि वहाँ के उतना मार धार देख के उसके हृदय में परिवर्तन आ गया, और फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म किससे? तो भतीजा निग्रोध था ना, उसके मतलब कि उसी को देख के, निग्रोध के देखिए भतीजा का अशोक ने अपनाया था। लेकिन उनके शिक्षक कौन थे? मतलब बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया? तो उपगुप्त ने दिया था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। फिर आगे, हाँ, अशोक ने राज्याभिषेक 8वां वर्ष तो कलिंग का आक्रमण किया, तो फिर बौद्ध धर्म को अपना। फिर 10वां वर्ष ये जो भ्रमण के लिए गया वहाँ पे गया, और फिर 20वां वर्ष लुम्बिनी गया। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कैमे वर्ष गए थे, कैमे वर्ष लुम्बिनी गए थे धर्म प्रचार के लिए। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ओके। फिर इनका बेटा का नाम क्या था? महेंद्र था, और बेटी का नाम संघमित्रा था। महेंद्र था और बेटी संघमित्रा थी, जिसको इन्होंने अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। ओके। और अशोक ने आजीवक धर्म के संप्रदाय को गिफ्ट में क्या दिया था? गुफा दिया था। आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा खुदवा के दिया था। ओके। यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते। हाँ, और एक चीज़ पढ़ लेते कि अशोक ने अभिलेख कितना लिखा, मतलब अभिलेख तो लिखा है, वो तो आज पढ़ेंगे, लेकिन कितने भाषाओं में? तो 4 भाषाओं में। ओके। पहला इंडिया में, मतलब कि सब भारत में ब्राह्मी में लिखा है। फिर सेकेंड पाकिस्तान में खरोष्टी, देखिए नोट्स में होगा भी, लेके जाती हूँ। चलिए, हाँ,
यहाँ पे देखिए, ब्राह्मी लिपि में इंडिया में सर्वाधिक हुआ और सबसे ज़्यादा अभिलेख भी भारत में ही है। खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान में किया, अरमाइका लिपि में अफगानिस्तान से, ग्रीक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक ने अपने मतलब कि जो अभिलेख लिखा है, कौन कौन सा अभिलेख, क्योंकि अशोक का अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से और किसने पहचान किया। ओके, अशोक ने मेनली बहुत सारे अभिलेख लिखा है, लेकिन उसको 14 अभिलेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अशोक ने अपने सारे अभिलेख में अपना नाम प्रियदर्शनी रखवाया। एक जो अभिलेख है उसका गुर्जरा जो एमपी में है, और प्लस मास्की जो कर्नाटक वाला है, इसमें सिर्फ उसने अपना नाम अशोक लिखा है। अब बाकी में उसने अपना नाम प्रियदर्शनी लिखा, और राजस्थान के भभरू अभिलेख में सम्राट बताया अपने आप को, मतलब सम्राट का संबोधन करके दिया। ओके, तो ये चीज़ यहाँ तक हो गया था, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग नोट्स पे चलते हैं, नोट्स में क्या क्या लिखा हो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अशोक के चतुर्भुज अभिलेख है, मतलब कि चतुर्दश मतलब 14 अभिलेख इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट अभिलेख सबसे फर्स्ट अभिलेख जो था उसमें अहिंसा का चर्चा था। अहिंसा देखिए, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया तथा पशु बलि को रोका गया। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे सबसे पहले, तो उन्होंने सबसे पहला अभिलेख अहिंसा पे दिया। बौद्ध जो महावीर स्वामी थे, बौद्ध महात्मा बुद्ध जो थे, या महावीर स्वामी को भी ले लीजिए, तो दोनों अहिंसा के मतलब कि हिंसा पे नहीं विश्वास करते, किसी को मारने धारने में नहीं। जैन धर्म में तो सबसे ज़्यादा महावीर स्वामी, उन लोगों तो मतलब खाना भी नहीं खाने बोलते थे, क्योंकि उससे पेट का कीड़ा मर जाता है। ये सब मतलब क्या, इसी कारण से। तो यहाँ पे चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि अशोक ने प्रथम अभिलेख में क्या लिखा, अहिंसा का चर्चा है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपनाए थे, तो सबसे पहले अहिंसा के बारे में बताए। ओके, यानी पशु बलि देना मना किए, सबसे पहले अहिंसा का पशु बलि के लिए मना किए। इस तरह से मतलब उनके जीवन में कैसे कैसे आते गए ना, अशोक के जीवन में, उस तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे तो याद हो जाएगा। तो पहले अहिंसा बौद्ध धर्म अपनाए तो अहिंसा पे दिए, फिर द्वितीय अभिलेख में उन्होंने अब अहिंसा दिए, तो यानी पशुओं को अब रोक रहे मारने से, तो उनके देखरेख भी करेंगे, तो उनके चिकित्सा पे दिए बल, यानी कि पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ में दक्षिण भारत जैसे चेरा, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतीपुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये चीज पूछा हुआ है क्वेश्चन, एक कौन से एग्जाम में, तो शायद बीपीएससी शायद, हाँ या नहीं, दरोगा के एग्जाम में पूछा था कि अशोक के कौन से अभिलेख में किस वंश की चर्चा नहीं है। तो अशोक के द्वितीय अभिलेख में कौन से वंश की चर्चा नहीं है, तो चोल वंश की चर्चा नहीं है। ऑप्शन में दे दिया था चेर, पांड और चोल, और चोर पांड ऐसे, और एक और चालुक्य दे दिया, समथिंग होता। चोल की चर्चा नहीं है। ओके, इस तरह से ऑप्शन में था। तो प्रथम अभिलेख में क्या, साथ साथ प्लीज बोलते चलिए, या तो याद होते जाएगा। रिवीजन है ना, तो रिवीजन में आप लोग को बोलना ही पड़ेगा। प्रथम अभिलेख है अहिंसा। अहिंसा के बाद मतलब क्या, अहिंसा मतलब मेनली पशु को मत मारिए, उसको पशु को नहीं मारेंगे तो उसको चिकित्सा पर चर्चा करेगा द्वितीय अभिलेख में। तृतीय अभिलेख में अशोक ने उनके जो मेन अधिकारी थे ना 3, राजुक, युक्तुक, प्रदेशक, उसके बारे में चर्चा है। देख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी अपने राजुक, युक्तुक, प्रदेशक की चर्चा की है, जो धर्म के प्रचार के लिए थे। अशोक के इस अभिलेख में राजकीय अधिकारियों के आदेश जारी किया तथा 5वें वर्ष दौर पर गया। इसमें धर्म के संबोधन के मेनली इंपॉर्टेंट सबसे यही है कि अशोक ने तीसरे अभिलेख में अपने राजुक, युक्तुक, प्रदेशक की चर्चा की है। सर ने भी यही बताया, राजुक, युक्तुक, प्रदेशक। तृतीय अभिलेख में राजुक, युक्तुक, प्रदेशक की चर्चा है अशोक के। फर्स्ट अभिलेख में अहिंसा की चर्चा है। सेकेंड अभिलेख में पशु चिकित्सक की चर्चा, जो दक्षिण भारत के, और एक चोल वंश की चर्चा नहीं है द्वितीय अभिलेख में। सारे वंश का है पर चोल वंश का नहीं है। तृतीय अभिलेख में 3 अधिकारी अपने राजुक, युक्तुक, प्रदेशक की चर्चा किए हैं। ओके, 3 अभिलेख कंप्लीट हो गया। आई थिंक याद हो गया होगा, इतने बार बोलेंगे तो याद ही हो जाएगा।
फिर चतुर्थ अभिलेख यानी 4th नंबर वाला अभिलेख है, जिसमें अशोक ने उन्होंने युद्ध किया था। तो यानी कि इसमें भैरव घोष यानी युद्ध के स्थान पर धर्म घोष बौद्ध की नीति की चर्चा की। देखिए अब ये बौद्ध धर्म के मतलब अनुसार चल रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे, तो अब उन्हीं के अनुसार चलेंगे। पहले तो अहिंसा का चर्चा किए कि पहले वाला हम तो अहिंसा की चर्चा कर दिए कि अहिंसा नहीं करो, अहिंसा नहीं करो। उसके बाद उसके बाद अहिंसा नहीं करो तो फिर उसका चिकित्सा करो, तो यानी पशु का मतलब मेडिकल इलाज कराओ, चिकित्सा कराओ। फिर तीसरा अधिकारी जो थे, सॉरी क्या हो गया, तो चतुर्थ अभिलेख में भैरव घोष यानी उन्होंने युद्ध के जगह पे बोला है ना कि धर्म यानी बौद्ध के नीतियों पर चलने के लिए बोला चतुर्थ अभिलेख में। तो यानी मतलब ये याद रखना कि भैरी यानी युद्ध होता है, तो भैरी घोष के जगह अपना धर्म यानी धर्म मतलब कि धर्म से रिलेटेड, तो धर्म घोष का चर्चा किया। ओके, ये पता नहीं आज क्या हो रहा है। हाँ, तो चौथा अभिलेख में भैरी घोष की जगह धर्म घोष। फिर पचमा अभिलेख पे आते हैं, तो पचमा अभिलेख में क्या बोला है उन्होंने, धम्म महामात्र के चर्चा किया है। देखिए इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो धार्मिक देखरेख करता था तथा समाज के वर्ण व्यवस्था को देखता था। देखिए अब वो धार्मिक रूप से हो गए थे, तो वो धर्म के मतलब कि एक धार्मिक में एक अधिकारी को भी नियुक्त किए थे, यानी इसमें धम्म महामात्र का चर्चा है। ये अभिलेख से पचमा अभिलेख से पता चल रहा है उनके कि उन्होंने धर्म के लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त किया था। क्योंकि वो कभी भी अपना जो बौद्ध धर्म लिए थे तो किसी पे थोपते नहीं थे, तो वो बस ये देखना चाहते थे कि मेरे धर्म को कोई जबरदस्ती कोई अपनवाए नहीं, ये नहीं कि सारे धर्म को मतलब कि समान रखने के लिए उन्होंने एक अधिकारी मतलब एक अच्छे राजपूत अधिकारी को भी नियुक्त किया। ठीक है, फिर छठा अभिलेख में क्या है, अशोक ने कहा कि मेरे अधिकार जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझे मिल सकते हैं तथा आत्मनियंत्रण दे सकते हैं। छठा अभिलेख में मतलब कि उनका जो भी जनता था कभी भी मिल सकता है उनके जन कल्याण के लिए। ओके, और सातवां अभिलेख ये ना अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। देखिए सातवां अभिलेख विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की तथा ये शिलालेख सबसे बड़ा, इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है क्वेश्चन अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा है, तो सातवां अभिलेख सबसे बड़ा है। और इसमें धर्म की चर्चा तो देखिए शुरू से ही होते आ रहा। चौथा में भी मतलब कि युद्ध के जगह धर्म की स्थापना मतलब बौद्ध की नीति पर चलो। फिर पांचवा में धर्म के लिए एक महामात्र अधिकारी नियुक्त किए थे। फिर छठा अभिलेख में भी बोल रहे हैं कि धर्म या जन कल्याण के लिए कोई भी हमसे मिल सकता, छठा अभिलेख में बोला गया। तो मेनली अभी कितने 7 अभिलेख हो गए। अब चलिए फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट अभिलेख में क्या बोला गया, अहिंसा की चर्चा है। सेकेंड अभिलेख में पशु चिकित्सक की चर्चा है। ओके, और क्या है, तो दक्षिण भारत के चोल वंश की चर्चा नहीं है। ओके, थर्ड अभिलेख में क्या है, तीन अधिकारी की चर्चा है, राजुक, युक्तुक और प्रदेशक। ओके, ठीक है। अब उसके बाद चौथा अभिलेख में क्या है, भैरी घोष के जगह धम्म घोष की स्थापना। पांचवा अभिलेख में क्या है कि धम्म महात्र की चर्चा है। छठा अभिलेख में जन कल्याण के लिए उनसे कोई भी मिल सकता है। सातवां अभिलेख सबसे बड़ा है जिसमें भी धर्म की चर्चा। फिर आठवां अभिलेख में धम्म यात्रा, अब जो यात्रा उन्होंने किया ना उसका चर्चा। जैसे यात्रा में हम लोगों ने पहले देखा ना कि 10वें राज्याभिषेक के 10वां वर्ष उन्होंने गया गए थे, फिर गया के बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। ओके, ठीक है। गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, बोध गया में। ओके, फिर तो यही आठवां अभिलेख में उन्होंने क्या क्या यात्रा किया वो यहाँ से पता चलता था। 10वां और 20वां वर्ष का पता चल रहा है, गया और लुम्बिनी गया। फिर नौवां अभिलेख में क्या है, अशोक ने छोटे छोटे त्योहार मतलब कि पर प्रतिबंध लगा दिया और इसमें शिलालेख की शिष्टाचार सच्ची भेंट का उल्लेख किया। मतलब मेनली इसमें छोटे छोटे त्योहार को
मतलब बंद करवा दिया। 10वां अभिलेख में इसमें भी धर्म के महत्व के बारे में चर्चा था। सम्राट अशोक ने जारी किया गया राज और उच्च अधिकारी के हमेशा प्रजा के बारे में सोचे। ये 9वां 10वां उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस उसमें याद रखिएगा कि छोटे छोटे त्योहार बंद किया था 9वां में, और 10वां में आदेश जारी किए थे उन्होंने बड़े बड़े राजाओं के लिए। ओके, फिर 11वां अभिलेख भी है कि अशोक ने मेरे अधिकारी ब्राह्मण को न सताए। ये बस वही शुरू वाला है कि कोई भी अपना धर्म मतलब कि अपना मतलब किसी पे ये डोमिनेंट मतलब उस पर जबरदस्ती नहीं थोपे, जो अपने मन से जो धर्म लेना चाहता है वो ले। ओके, तो ब्राह्मण लोग किसी को ना सताएं कि आप जबरदस्ती ब्राह्मण धर्म ही ले लीजिए या कोई भी भागवत धर्म ही ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं था। तो देखिए, तो फिर हम लोग अब 8वां अभिलेख से 7वां अभिलेख सबसे बड़ा था, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। ओके, उसके बाद 9वां 8वां में 7वां सबसे बड़ा है, फिर 8वां में तो उन्होंने अपने ये धर्म यात्रा का चर्चा किया है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। फिर 9वां में उन्होंने त्योहार को बंद करवा दिया, छोटे छोटे त्योहारों को। फिर इसमें सम्राट अशोक ने बड़े बड़े राजाओं के लिए एक आदेश जारी किया था। 11वां में लिखा हुआ कि कोई ब्राह्मण किसी को नहीं सताएगा। फिर 12वां अभिलेख में सब स्त्री महामात्र की चर्चा है। देखिए, इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार के विचार का सम्मान किया गया। इन स्त्रियों के लिए भी अधिकारी रखा गया, स्त्रियों के को सताने से बचाने के लिए, उनके मतलब कि प्रॉब्लम को सुनने के लिए अधिकारी को नियुक्त किया गया था। वही स्त्री महामात्र की चर्चा है। पहले महामात्र अधिकारी को महामात्र बोला जाता था। फिर 13वां अभिलेख है जो कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध कब किए थे? तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किए थे। साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई। अब कलिंग में आक्रमण के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ था ना, तो 8वें वर्ष। तो यहाँ कौन सा अभिलेख से पता चल रहा है? 13वां अभिलेख से पता चल रहा है। ओके, फिर 14वां अभिलेख में क्या अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं, इसमें से नहीं लिखा गया, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है मैंने। ओहो, देखिए 14वां अभिलेख में उन्होंने क्या कहा ना कि मैंने बहुत सारा काम किया। अब जो जो मिल रहा है वो सिर्फ वो लिखने वाला लिखा, क्योंकि पत्थर तोड़ के लिखना था तो उतना पूरा नहीं लिखा होगा। और इसमें उन्होंने बोला कि मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं राजा का नहीं है, लिखने वाला का गलती है। ओके, इम्पोर्टेंट इसमें 13वां से ज्यादा पता चलता है। फिर धम्म यात्रा किससे पता चल रहा है? तो 8वां अभिलेख से। ओके, 8वां अभिलेख से धम्म यात्रा। 10वां वर्ष गए थे गया और 20वां वर्ष गए थे लुम्बिनी। ओके, स्त्री महामात्र की चर्चा 12वां अभिलेख से। पशु चिकित्सा का 2रा अभिलेख से। अहिंसा का 1st अभिलेख से। तीसरा सा अधिकारी 3 राज्यों के युक्त प्रदेशक की चर्चा है। ओके, तो हम लोगों ने 14 अभिलेख को देख लिया, को क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, एकदम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाए। 1st अभिलेख अहिंसा की चर्चा। 2nd अभिलेख 2nd वाला पशु चिकित्सा का चर्चा है। एक मिनट, हाँ, फर्स्ट अहिंसा का, 2nd पशु चिकित्सा का, 3rd में अधिकारी की चर्चा है, राज्य युक्त प्रदेशक का। 4th में क्या है? वैरी घोष से धम्म घोष में चेंज होना। 5th में धम्म महामात्र की चर्चा है, यानी अपने के लिए धम्म महामात्र की चर्चा है। 6th में क्या है? उन्होंने जन कल्याण के लिए कोई भी मिल सकता है। फिर 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है वो। फिर 8वां अभिलेख में उन्होंने अपने जो धम्म यात्रा का चर्चा, यानी धम्म यात्रा का चर्चा है। 10वें वर्ष गए थे, 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। फिर 9वां में उन्होंने त्योहार बंद करवा दिया, कुछ त्योहारों को बंद करवा दिया। 10वां में कुछ राजाओं के लिए आदेश जारी किया। फिर 11वां अभिलेख में ब्राह्मणों किसी को नहीं सताया। 12वां अभिलेख में स्त्री के सुधार यानी स्त्री महामात्र की चर्चा है। 13वां में कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वां में अगर कुछ नहीं लिखा गया तो उसमें अशोक जिम्मेदार नहीं है, ये लिखा गया बस। ओके,
और दो अभिलेख इंपॉर्टेंट था। एक भबरू अभिलेख, राजस्थान का भबरू अभिलेख है। ये एक्स्ट्रा में राजस्थान का जो भबरू अभिलेख है, इसमें ना अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया है, सम्राट। और अशोक ने अपना नाम अशोक कौन से अभिलेख में लिखा है? तो गुर्जरा और मास्की अभिलेख में, गुर्जरा प्लस मास्की अभिलेख में। गुर्जरा कहाँ पे? एमपी में है। मास्की कहाँ पे? कर्नाटक में है। ओके, इसमें अपने आप को अशोक ने अपने आप का नाम अशोक लिखवाया है, बाकी सारे जगह प्रियदर्शनी लिखवाया था। चलिए, तो अशोक के जो अभिलेख थे वो कंप्लीट हो चुका। अब अशोक का शिलालेख कहाँ, कौन सा मतलब शिलालेख कैसा था? तो देखिए, हम लोग तो पढ़ चुके कि पाकिस्तान में खरोष्टी चलता था, इंडिया में ब्राह्मी लिपि चलता था। तो इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते कि शिलालेख जो शाहवाह जो गढ़ी था खरोष्टी में दिखा रहेगा, पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में। मानशहर खरोष्टी पाकिस्तान में है। सासाराम कहाँ? इंडिया में है, बिहार में, जहाँ पे भगवान बुद्ध का ने पहला उपदेश दिया था। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ भी जहाँ जहाँ देखिए बौद्ध धर्म लिए, तो बौद्ध से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं। ओके, इन्होंने ही तीसरी बौद्ध संगीति करवाया था, याद है ना। सासाराम ब्राह्मी लिपि में, रोहतास जिला बिहार में। फिर धौली कहाँ है? ब्राह्मी लिपि में, इंडिया में, उड़ीसा में। सॉरी रुकिए, धौली है ब्राह्मी लिपि पूरी उड़ीसा में। फिर 5वां है यंगुगुड़ी, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, तो मैसूर में है। पालकीगुड़ा ब्राह्मी लिपि कर्नाटक अवंती में। फिर भबरू अभिलेख, भबरू अभिलेख हम लोग पढ़े हैं ना, राजस्थान में है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा रहेगा। कलसी, ये इंपॉर्टेंट है ना भबरू अभिलेख, यहीं से तो यहाँ पे सम्राट लिखे हैं अपने आपको। कलसी ब्राह्मी है, देहरादून उत्तरांचल में। फिर गिरिनगर ब्राह्मी लिपि में, जूनागढ़ में, काटियागढ़ के पास, गुजरात में है, जूनागढ़ अभिलेख। हाँ ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। हाँ, एक गुजरात में था, कौन सा अभिलेख? रूमनदेही अभिलेख। हाँ, जिससे सुदर्शनशील का पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखाया था, गुजरात वाला। ओके, फिर जूनागढ़ वाला ये अशोक ने लिखवाया है। फिर धौली जो है पूरी उड़ीसा में है, ब्राह्मी लिपि में सुपौल में है, थाने के पास महाराष्ट्र में, जूनागढ़ उड़ीसा में है, रूपनाथ मध्य प्रदेश में है, आरूगढ़ी और आंध्र प्रदेश में। चलिए, ये सब मेन उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, बस एक और झलक देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट ये है, देखिए, अशोक के स्तंभ लेख, यानी छोटा छोटा भी लेख। देखिए, वो जो था ना शिलालेख होता है क्या, बड़े पत्थरों पे लिखने वाला बड़ा बड़ा अभिलेख होता है। अब छोटे पत्थर पे तो छोटा छोटा लिखा नहीं था, छोटा छोटा। पहला भबरू अभिलेख है, हाँ ये राजस्थान में मैंने बताया। भबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया, बोले ना मैंने, सम्राट बताया अपने आप को। भबरू अभिलेख में ही इसने बौद्ध के त्रिरत्न बुद्धम धम्मम संगम की भी चर्चा की है। अशोक के 7 स्तंभ अभिलेख मिले हैं, यानी स्तंभ अभिलेख छोटा छोटा अभिलेख मिला। पहला जो रूमनदेही कहाँ है, नेपाल में है, ये जो सबसे छोटा है। देखिए, रूमनदेही अभिलेख ये अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है, अफगानिस्तान में है। एक मिनट में भी शायद यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई, मैं देख लूंगी। रूमनदेही से नेपाल में, जो अरमाइका लिपि में सबसे छोटा अभिलेख है, ये तो छोटा अभिलेख है मुझे पता है। ओके, इसको देख लेंगे, फिर आप भी देख के थोड़ा कमेंट करिएगा। कौशाम्बी अभिलेख यूपी में, कौशाम्बी जो यूपी में है, इसमें अपने पत्नी जो कारुबाकी की चर्चा किया है उन्होंने, उनकी सबसे मतलब कि फेवरेट बीवी कारुबाकी ही थी। अंत में इसे रानी का भी अभिलेख कहा गया है, तथा अकबर ने इसे इलाहाबाद से उठाकर रानी का अभिलेख भी कहा गया था। देखिए, ये जो कौशाम्बी वाला अभिलेख है ना, बाद में जो अकबर आएगा ना मुगल वंश का, वो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख उठा के अकबर
इलाहाबाद ले जाएगा। ओके, ये अभी कहाँ पे है, अभी यूपी में है, यूपी के से ना इलाहाबाद ले जाएगा। फिर टोपरा अभिलेख हरियाणा में है, इसमें फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले जाएगा। मतलब 2 अभिलेख को उठा के 2 आदमी ले गया। पहला कौशाम्बी को अकबर ले गया, फिर टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ले गया है तुगलकाबाद में। ओके, टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ले गया है जो तुगलकाबाद में स्थापित किया। देखिए तुगलकाबाद में, यानी तुगलकाबाद कहाँ, दिल्ली में है। तो यही टोपरा और मेरठ का यूपी अभिलेख, हाँ इसे मेरठ का अभिलेख फिरोज शाह तुगलक, हाँ दोनों। देखिए मेरठ, टोपरा और मेरठ दोनों अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ ले गया, तो दिल्ली ले गया। दिल्ली में तुगलकाबाद में ले गया। ओके, कौशाम्बी अभिलेख को कौन ले गया, अकबर ले गया था। कहाँ ले गया, इलाहाबाद ले गया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रामपुरवा अभिलेख, ये कहाँ पे, रामपुरवा से नाम लग रहा है बिहार वाला से, तो बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइक ने की थी। फिर लौरिया नंदन अभिलेख, ये भी चंपारण में। देखिए चंपारण में बहुत सारा अभिलेख है, यानी इससे पता चलता है कि अशोक बिहार में बहुत घुमा है। क्यों, क्योंकि बिहार बौद्ध, महात्मा बुद्ध जो मतलब कि गया, सारनाथ, तो लुम्बिनी, देखिए 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, 10वें वर्ष गया। ये सब जगह जहाँ पे बौद्ध भगवान ने शिक्षा दीक्षा या रहे हैं, वहाँ पे अशोक भी घूमा है। ओके, तो ये लौरिया नंदन चंपारण में, फिर लौरिया अरेराज भी बिहार के चंपारण में है। ओके, तो बिहार के 3 प्रमुख अभिलेख कौन से हैं, ये बिहार BCS में पूछा जाता है। बिहार के 3 प्रमुख अभिलेख अशोक के कौन से, पहला चंपारण में ही रामपुरवा, लौरिया नंदन और फिर लौरिया अरेराज करेगा, यानी राज्य किए हैं पूरा चंपारण में आके, पूरा राज्य किए हैं। अब सरेकुना अभिलेख कहाँ होगा, देखिए थोड़ा सा नाम लग ही रहा है किस तरह का, दूसरे टाइप का, तो यानी कि अफगानिस्तान का ये अभिलेख है। कहाँ, अफगानिस्तान के कंधार में है। मैंने बताया ना, अफगानिस्तान में कौन से भाषा में लिखा रहेगा, तो अरमाइका लिपि में मेनली वहाँ पे लिखा गया। वही कलिंग में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरे पुत्र है तथा माँ की भक्ति उनके सांसारिक और परलौकिक जीवन का कामना करती है। अशोक ने कहा, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योग धाम देकर निश्चित होती है, उसी प्रकार मैं भी समाज के देख रेख के लिए राजू को नियुक्त किया। उन्होंने 3 अधिकारी की चर्चा की है ना, कौन सा अभिलेख में, तीसरे अभिलेख में। राजू ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे राजू को बताया है कि मैंने राजू को इसीलिए नियुक्त किया कि मेरे राजू को देखे। राजू अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित करते हैं। मतलब कि राजू को भी यहाँ पे अच्छा व्यक्ति बताया, उनको भी मतलब एक सही अधिकारी बताया कि वो मतलब सही का साथ देते हैं, गलत को गलत बोलते हैं। अशोक के गुहालेख की संख्या 3 है, जो बिहार के में गया के निकट बराबर की पहाड़ी की गुफा में स्थित है तथा 3 गुफा है। इसमें गुहालेख में अभिजीवकों को दिए गए दान के उल्लेख है। देखिए अशोक ने अभिजीवक धर्म के लिए गुफा दिया था ना, तो यहाँ पे इसका चर्चा है गुहालेख में। मतलब गुहालेख और गुफाओं में जो लिखा हुआ होता है अभिलेख। अशोक के अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश से चुनार से मिले थे, यानी अभिलेख के लिए पत्थर चाहिए तो पत्थर यूपी से मिला था, यूपी से लिया गया था। अब अशोक के धाम यात्रा, यानी धाम कहाँ पे घूमे, कहाँ पे मेनली ज्यादा घूमेंगे बताइए, तो जहाँ पर से बौद्ध भगवान होते गए होंगे। अशोक मेनली तो हम लोग देख ही लिए कि 10वें अभिलेख 8वां अभिलेख में धाम यात्रा का चर्चा है, जिसमें 10वां में गया 20वां में लुम्बिनी गए। अब इसमें क्या लिखा है नोट्स में, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं। अशोक के ने लोगों को नैतिक सिखाने के लिए नियम कानून के सहित बनाया, यानी धम्म। अशोक का धम्म स्वयं नियंत्रित आधारित था। अशोक धम्म की परिभाषा राहुल देव वसुदेव से ली थी तथा अपने आप को नियंत्रित कर धर्म के नीति का मूल सिद्धांत था। मतलब अपने आप को भी धर्म पे रखना चाहते थे, इसीलिए वो हमेशा नीति का
मतलब कि जो भी रूल था, नियम था, उसको फॉलो करते थे। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें अभिलेख में धर्म के गुणों, सत्यवादी, पवित्रता, शुद्धता, मृदुता, ध्यान, कल्याण को बताया। अब दूसरा अभिलेख में था ना, देखिए दान, दान मतलब कैसे, दूसरा अभिलेख में पशु चिकित्सा यानी दान ही होगा, सेवा होगा, इसका चर्चा हुआ। 7वां अभिलेख जो बड़ा था, जो सबसे बड़ा था, वहां पे भी धर्म का चर्चा था। अशोक ने अपने माता पिता को आज्ञा मानने का, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फिर मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में देखिए अब वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था, तो निजी भूमि, देखिए इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन, कृषि था, कारखाना था, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था, जहाँ के तक्षशिला के ही गुरु थे चाणक्य, तथा इसके वहाँ पे ही चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़े, अशोक भी पढ़े। उस टाइम में सबसे बड़ा तक्षशिला ही था। तक्षशिला अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ओके, निजी भूमि को भाग कहा जाता था। अब मतलब जो प्राइवेट भूमि जिसका रहता था ना, उसको भाग कहा जाता था, तथा सरकारी भूमि को सती भूमि कहा जाता था। बिना वर्ष की अच्छी खेती का आवेदन मित्र कहा जाता था, यानी बिना वर्षा के भी अच्छा खेती हो जाता था, मतलब कि नहर वगैरह ये सब था, इससे पता चलता। इस समय भूमि का उत्पादन 1/6 क्वार्टर के अनुसार तथा या 1/4 मेगास्थनी के अनुसार लिया जाता था। बिक्री कर का यानी टैक्स 10वां भाग था, यानी टैक्स जितना भी भूमि था उसका 10वां भाग था। भूमि मापने के को राजुक कहा जाता था। भूमि मापने वाले कर को राजुक, ये इम्पोर्टेंट है। राजुक किसको बोला जाता था, यानी भूमि माप। अब ये अकबर के टाइम में टाइम तो वो भी बहुत सारा काम किया, तो उसमें भी भूमि माप किस क्या है ये सब पढ़ना रहेगा। तो भूमि माप को राजुक बोला जाता था। धर्म कर को बलि कहा जाता था, तथा चरगाह जो गाय वगैरह मतलब जानवर वगैरह को चराते थे उसको बीतित कहा जाता था। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया था, यानी कि जब भी अकाल पड़ता था यानी बारिश वगैरह नहीं होता था, अनाज वगैरह नहीं उत्पादन होता था किसानों को, तो उस टाइम कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था। अभी भी है कि टैक्स मतलब कभी कोई माफ कर देता है सरकार अभी के टाइम में। अब उसमें मुद्राएं यानी कि करेंसी कैसा था, तो कैसा करेंसी था, करेंसी हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। मेनली ज्यादा करेंसी मौर्यकाल में क्या था, चला था, चांदी का चला था, हम लोगों ने देखा था ना। और पंचमार्गाहत का सिक्का ये देखे थे, तो देखिए मौर्य काल के राजकीय मुद्रा पार्न था तथा जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। चांदी का सिक्का को आहत या पंचमार्ग का सिक्का कहते थे। ये आप देखिएगा सिक्का में जाके, मतलब कि आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, सिक्का वाला पूरा फिर से प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा। मुद्राओं की परीक्षण करने वाला अधिकारी रुद्र दर्शक कहा जाता था, तथा इसे चांदी की मुद्राओं को कर्षक कहा जाता था। इस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण एवं निकास कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को मासुक या कानिके कहा जाता था। ओके, चलिए अब इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सैन्य व्यवस्था 3 श्रेणी में बांटा हुआ था। सैन्य व्यवस्था पुटासीन सेना, भटक सेना या नगर पालिका सेना, 3 तरह का सेना था। जैसे अभी है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उसी तरह से उस टाइम भी बांटे हुए थे 3 भागों में, पुटासीन, वाटक और नगर पालिका सेवा। तथा प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में किनको क्या बोला जाता था। देखिए अमात्य बोला जाता था प्रधानमंत्री को। जो अमात्य कौन थे, चाणक्य थे, मतलब कि सबसे राजा के बाद हाईएस्ट पोस्ट था अमात्य का। फिर पुरोहित जो पूजा वगैरह दान पान करते थे ना, वो पुरोहित। सेनापति जो सेना के प्रमुख रहता था। युवराज जो राजा का पुत्र रहता था। ये सब तो मतलब आम भाषा में हम लोग भी थोड़ा बहुत जानते ही है ना। फिर दैवारिक जो राज दरबार के राजकीय द्वार रक्षक थे, मतलब कि जो रक्षा वगैरह करते थे। अंतावेदिक मतलब अंतापूरक अध्ययन, जो वैदिक वेद वगैरह का अध्ययन करते थे। समहर्त आर्य के संग्रह करते थे। संगीत जो राजकीय कोष का अध्यक्ष करते थे, यानी कि फाइनेंशियली जो मनी का मेनली देखते थे उस टाइम के जो मुद्राएं थे।
कोस वगैरह को देखते थे, भंडा को, प्राशस्त कारगृह मतलब कि जेल वगैरह को देखने के काम, प्रदृष्टि कमिश्नरी मतलब कि कौन विभाग क्या सही काम कर रहा है कि नहीं ये चीज को, पौर नगर के कोतवाल थे यानी नगर का देखभाल करते थे, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश यानी कि किसी का न्याय व्यवस्था देखने के लिए व्यवहारिक होते थे, न्याय मतलब किसी को कुछ हो गया जैसे अभी कोर्ट वगैरह है ना उस टाइम व्यवहारिक हुआ करता था, नायक जो नगर रक्षा का अध्यक्ष था, फिर करमंत्री उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष था, फिर मंत्रिपरिषद में अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद यानी जो मंत्री का पूरा मंडल रहता था ना उसका जो अध्यक्ष रहते थे ना उनको मंत्रिपरिषद कहा जाता था, दंडपाल दंड देने वाले मतलब कि सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाले, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षक यानी दुर्ग जो बाउंड्री रहता था ना महल का राज्य का उसका रक्षा करने वाले, अंतापाल सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा करने वाले, राजा का दुर्ग मतलब कि जो महल था ना दुर्गपाल वो, और अंतापाल जो पूरा राज्य के जो सीमा था उस पर। ओके चलिए तो ठीक है, अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जो थोड़ा बहुत बच गया वो बता दूंगी, और इस पे जो क्वेश्चन है आधारित वो आएगा वो मैं बता दूंगी। ओके तो ठीक है फ्रेंड्स, आप आज हम लोगों ने जो अभिलेख देखा 14वां अभिलेख उसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर से मतलब पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, और न्याय व्यवस्था कैसा था ये देख लीजिएगा। ओके फिर शासन व्यवस्था किसको क्या बोला जाता था अधिकारी की, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है क्वेश्चन में, ये थोड़ा भी देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा मतलब कि। ओके तो आई थिंक अशोक का कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन वगैरह लाएंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, बताइए कैसा लगता है आपको एंड प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।